एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे और वहां हमने देखा था कि उस थ्योरी की बेस पर हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस डिराइव की गई थी और उसके बाद साइंटिस्ट ने उस काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस को यूज करते हुए जो इससे पहले गैस लॉज प्रेजेंट किए गए थे उन्होंने क्या किया, उन गैस लॉज को इस थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिससे ये चीज सामने आई कि इस इक्वेशन के थ्रू जो है वो गैस लॉज जो है उनको जस्टिफाई, उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अब हमने यही देखना है कि जो हमने डिफरेंट गैस लॉज पढ़ी हैं, क्या हम उन गैस लॉज को इस काइनेटिक इक्वेशन की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, राइट तो हमारे पास इसमें जो सबसे पहले हम लॉ डिराइव करेंगे दैट इज बॉयल्स लॉ, यानी इस पे हमें हर एक में स्टार्ट कहाँ से लेना होगा, काइनेटिक इक्वेशन से स्टार्ट लेना होगा और एंड कहाँ करना होगा, उस एक्सप्रेशन पे। जैसे अगर आप बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं तो आप क्या करने लगे हैं, आप काइनेटिक इक्वेशन जो आपने कल पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 mn c² बार, आप उस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे और कहां पर करेंगे, उसको इस तरह से मैथमेटिकली मॉडिफाई करेंगे कि आपकी बॉयल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो जस्टिफाई हो जाए। और बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट आपके पास क्या थी, पीवी इज इक्वल्स टू के बार, राइट। अपने माइंड में एक तरफ रखिए काइनेटिक इक्वेशन, दूसरी तरफ रखिए पीवी इज इक्वल्स टू के बार, यानी आपका कंसर्न यहाँ पर क्या है कि आप, अगर मैं आपके सामने यहाँ शो भी कर दूं तो बेसिकली आप करना क्या चाह रहे हैं, आप ये करना चाह रहे हैं कि आपने, ये आपके सामने काइनेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, दिस वन, और ये आपके पास जो था बॉयल्स लॉ का एक्सप्रेशन था। हम ये करना चाह रहे हैं कि हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करके कहाँ मूव करना चाह रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को लाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये हमारा इसमें टास्क है। अब हमारे पास सबसे पहले जो है, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ, अपने टॉपिक से स्टार्ट लेते हैं। आपने पढ़ा था कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक पॉस्टुलेट था कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस के, यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ही मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, वो तेजी से क्या करेगा, मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती क्या है, आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आप लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। अब ये यहाँ स्क्वायर है, इसको कीप इन माइंड, मैं यहाँ लिख नहीं सकती स्क्वायर की फॉर्म में, बट इट्स अ स्क्वायर। अच्छा, अब आपके पास अगर आप यहाँ, ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखा है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, लेकिन अगर आप गैस की बात कर रहे हैं तो गैस के केस में आपके पास यही काइनेटिक एनर्जी किस तरह से लिखी जाएगी, ये आपके पास लिखी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम। यहाँ पर अब एम से मुराद आपके पास क्या है, आपकी जिस गैस की आप बात कर रहे हैं ये उसके मैस की बात हो रही है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर क्या है, कैपिटल एन आएगा। कैपिटल एन का मतलब क्या है कि उस गैस का एक मॉलिक्यूल नहीं, आपके पास उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, ठीक है। और v², यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, c² बार से। अब यहाँ पर मैं बार तो नहीं डाल पा रही, मैं आपको यहाँ पेंसिल से शो कर देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसके ऊपर क्या मौजूद है, बार मौजूद है, ठीक है। अब आपने पोस्टुलेट क्या पढ़ा था, पोस्टुलेट आपने ये पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि आपने पोस्टुलेट ये पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी डाल दी। इसका मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, आप काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू लिख सकते हैं, हाफ mnc² बार इज इक्वल्स टू स्मॉल के टी, यानी जो एक्सप्रेशन उन्होंने यहां लिखा है, राइट यहाँ तक अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ तक ये किया है, हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो उसका एक पोस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंग ये बताया कि किस तरह काइनेटिक एनर्जी गिवन गैस की काइनेटिक एनर्जी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के किस तरह से बराबर है, ठीक है। अब हमने ये एक्सप्रेशन क्यों लिखा, क्योंकि ये भी हमारा आगे जो है वो यूटिलाइज होगा। अब हम आते हैं अपनी काइनेटिक इक्वेशन की तरफ जो आपने कल की थी, ठीक है, इसको कीप इन माइंड, ये भी हमारा आगे एक्सप्रेशन ये यूज होना है।
अब आपने कल काइनेटिक इक्वेशन क्या पढ़ी थी? काइनेटिक इक्वेशन आपने कल पढ़ी थी पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 mnc स्क्वायर बार। अब अगर मैं क्या करूं, मैं अपनी इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, कुछ इस तरह से कर दूं कि मैं यहाँ लिखूं पी वी इज इक्वल्स टू, मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी मैंने यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया, किसको? अपनी पूरी इक्वेशन को। तो ये आ जाएगा 1/3 m, जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स का मैस है, n उनका नंबर है, और c स्क्वायर बार उनकी क्या है? वेलोसिटी है। अब मैं इसको किस तरह से रीअरेंज करूंगी? मैं इस तरह से इसको रीअरेंज करूंगी कि मैं इसमें से जो 2/3 है, यानी इसको 3 को और 2 इसको, इनको एक तरफ कर दूंगी, ये आ जाएगा 2/3। अंदर आपके पास क्या रह जाएगा? 1/2 m n c स्क्वायर बार। अब आपके पास ये जो आपने इस तरह से लिखा है, ये किसके इक्वल है? आपने अभी जो ऊपर लिखा, मैं अगर आपको वो शो करूं दोबारा से, तो आपने काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ही जो पोस्टुलेट निकाला था, ये आपने रिलेशनशिप डिराइव किया था। अगर आप गौर करें, हाफ एम एन सी स्क्वायर बार एंड दिस वन हाफ एम एन सी स्क्वायर बार, ये दोनों क्या है? इक्वल। इट मीन्स कि आप इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं? के टी लिख सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि हम अपने इस पूरे की जगह ऊपर वाली क्वेश्चन 16 से वैल्यू क्या लिख देंगे? के टी लिख देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? पी वी इज इक्वल्स टू 2/3 के टी। अब आपके पास यहां पर टी, जो आपके पास 2 है 3 है, ये क्या है? कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट है। अगर आपके पास टेम्परेचर टी कांस्टेंट हो, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या है? कांस्टेंट। और बॉयल्स लॉ में आप टेम्परेचर क्या रखते थे? कांस्टेंट। इट मींस कि सब चीजें कांस्टेंट है, तो हम इन सब की जगह पर एक नया कांस्टेंट जो है वो लिख देंगे, विच इज के प्राइम। क्यों ऊपर डैश या प्राइम डाला है? क्योंकि एक आपके पास पहले ही के मौजूद था, उससे फर्क करने के लिए मैंने उस पर क्या डाल दिया? के प्राइम डाल दिया। तो ये ओवरऑल मेरे पास क्या बन गया है? पी वी इज इक्वल्स टू के बार। अभी आपके पास वही सेम स्टेटमेंट है जो कि आपने बॉयल्स लॉ में डिराइव की थी। इसका मतलब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और अगर कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स हो, तो प्रोडक्ट पीवी आपके पास क्या आती है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है। या आपने क्या किया? आपने काइनेटिक इक्वेशन की हेल्प से बॉयल्स लॉ को जस्टिफाई कर दिया। अब हम देखते हैं कि आप चार्ल्स लॉ को किस तरह से काइनेटिक इक्वेशन की हेल्प से जस्टिफाई कर सकते हैं। शुरू वाला स्टेप हमारा ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर है। आपने जो है, बल्कि आप यहाँ से बल्कि स्टार्ट लेंगे, जो आपने यहाँ पर इक्वेशन बनाई थी ऊपर, ये वाली इक्वेशन नंबर 18, पी वी इज इक्वल्स टू 2/3 के टी, ये आपने किस तरह से बनाई थी? काइनेटिक इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई किया आपने, उसमें से आपने इस एक्सप्रेशन को अलग किया, इसकी जगह आपने के टी लिखा। ठीक है। आपने बॉयल्स लॉ में जो इक्वेशन 18 तक काम किया था, सेम आपने वही वाली इक्वेशन जो है लेनी है। पी वी इज इक्वल्स टू 2/3 के टी। अब आपने इसमें से क्या करना है? आपने इसमें से थोड़ा सा चीजों को रीअरेंज करना है। 2k और 3p, इन सबको आपने एक तरफ कर लिया। रीजन रीजन उसकी ये है कि आपके पास 2 कांस्टेंट है ऑलरेडी, 3 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। प्रेशर अब आपके पास यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। रीजन, आप चार्ल्स लॉ पढ़ते थे, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका मतलब है कि आपने सारे कांस्टेंट्स को क्या कर लिया? एक साइड पे कर लिया, और इन कांस्टेंट्स की जगह आपने कहा कि ये जो सारे कांस्टेंट हैं वो एक न्यू कांस्टेंट के बराबर हैं, जिसके ऊपर आपने 2 मरतबा डैश या 2 मरतबा प्राइम डाल दिया। ठीक है। क्यों 2 मरतबा डाला है? जस्ट उसको पिछले वाला जो के था, बॉयल्स लॉ वाला के बार, या जो उससे पहले वाला के था, उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो आप क्या कहेंगे? v इज इक्वल्स टू, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? के डबल प्राइम, और साथ में क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। इसका मतलब है कि टेम्परेचर को अगर आप इस साइड पे रहने दें, मतलब के को इस साइड पे रहने दें, तो ये आपके पास v/t की रेशो आ जाएगी, और ये वही रेशो है जो कि आपने पीछे चार्ल्स लॉ में पढ़ी थी। इट मींस कि आपका चार्ल्स लॉ भी क्या हो गया है? वेरीफाई हो गया है यूजिंग काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एवोगैड्रोस लॉ।
एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि आपके पास जो गैसेस जिनका वॉल्यूम सेम होता है उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी यहाँ पर आपको क्या बताना है कि अगर आपके पास फर्स्ट कर लीजिए दो गैसेस हैं, एक गैस 1 है दूसरी गैस 2 है, दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, एक के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 है, दूसरी के n2 है, तो हमने ये जस्टिफाई करना है कि क्या काइनेटिक इक्वेशन को यूज करते हुए इनके n1 और n2 बराबर आ रहे हैं, ये हमने जस्टिफाई करना है। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी पहले गैस 1 के लिए काइनेटिक इक्वेशन लिखनी है। काइनेटिक इक्वेशन आपने क्या याद की थी, पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 mn c स्क्वायर बार। ठीक है, गैस 1 के लिए आप लिखेंगे, देखें दोनों का प्रेशर और वॉल्यूम तो सेम है, तो इसके लिए आपको P1 V1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों के मैसेज और दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट, आपको तो नहीं पता ना कितने हैं, तो इसलिए आपने वहां पर 1 1 लिख दिया और पहले वाले की वेलोसिटी क्या आ गई 1। आपके पास जो दूसरी गैस है उसके लिए आप क्या लिखेंगे, पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 m2 यानी उसका मैस, n2 उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, c2 स्क्वायर बार यानी उसके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर का एवरेज। अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों इक्वेशंस का, चूंकि प्रेशर और वॉल्यूम ये वाली टर्म क्या है आपके पास कांस्टेंट है, सेम है, तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर इक्वेशन की ये वाली साइड्स इक्वल है तो ये वाली साइड और ये साइड ऑटोमेटिकली क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, यानी आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि पीवी इज इक्वल्स टू पीवी, दोनों पीवी क्या थे, इक्वल थे। आपने पहले के अंदर इसकी वैल्यू लिख दी और दूसरे में आपने इसकी लिख दी, दोनों तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो आपके पास इक्वलाइज करने पर ये आ जाएगा, आपके पास 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बाकी क्या आ जाएगा, m1 n1 C1 स्क्वायर बार और M2 N2 C2 C स्क्वायर बार, ये आपके पास यहाँ तक आ गया। अब आपके पास when temperature of both the gases is same, their kinetic mean kinetic energies per molecule will also be same। अब आपके पास चूंकि जब टेम्परेचर अगर दोनों गैसेस का सेम है तो सेम टेम्परेचर का मतलब क्या है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। आपने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि उन दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी आपने उसका एक्सप्रेशन पीछे पढ़ा था, अभी ऊपर हमने पढ़ा था, हाफ m n c स्क्वायर बार। अब अगर आप, ये था n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ 1 मॉलिक्यूल के लिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस n को रिमूव कर देंगे। तो यही चीज आपको यहाँ दी गई है कि पर मॉलिक्यूल जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, इतनी है। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, m1 c1 स्क्वायर बार और यहाँ पर दूसरी गैस के लिए आ जाएगा, इसमें आपका 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन 19 और इक्वेशन 20 को यूज करना है, 19th इक्वेशन को डिवाइड कर देना है इक्वेशन 20 के साथ। ठीक है, आप अपनी नोटबुक्स पे या बुक्स पर ये वाला स्टेप लाजमी कीजिए। सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लिखिए, m1 n1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू m2 n2 c2 स्क्वायर बार। डिवाइड करें किसके साथ, m1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू m2 c2 स्क्वायर बार। आप देखेंगे आपका m1 इस m1 से कैंसिल हो जाएगा, आपका c1 स्क्वायर बार इसके साथ कैंसिल, आपकी ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, इधर से आपकी ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। जो आपके पास रिमेनिंग बचेगा वो क्या होगा, n1 इज इक्वल्स टू n2। और यही आपका टारगेट था, आप यही फाइंड करना चाह रहे थे कि क्या सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास क्या दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। तो वाकई सेम है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये लॉ भी जस्टिफाई हो गया। ये अंडरलाइन कर लीजिए, हेंस इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि किसके बराबर होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। ये आपके पास क्या कहलाता है, सॉरी, अगर 1 मोल हो तो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। ये आपके पास क्या आ गया, एवोगैड्रोस लॉ आ गया। लास्ट जो हमने अपना लॉ यहाँ से जस्टिफाई करना है वो है आपका पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट, इसको अब आप क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 mn c बार स्क्वायर, की आपने क्या लिया, काइनेटिक इक्वेशन ली। अब यहाँ पर आपने काइनेटिक इक्वेशन अप्लाई करनी है। यहाँ पर हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमने गैस का 1 मोल लिया है।
अगर हमने 1 मोल लिया है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो किसके इक्वल होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होंगे, यानी n की जगह आप क्या लिख देंगे, Na, क्योंकि हम 1 मोल कंसीडर कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, जस्ट इस इक्वेशन में n की जगह क्या लिख दिया, Na लिख दिया। अब अगर आप बात कर रहे हैं 1 मोल की, तो आपके पास जो 1 मोल का मैस है, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल्स के मैस को अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा मोलर मैस के, कैपिटल एम के। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों की जगह यानी m इंटू Na, यानी 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जो मैस है वो किसके बराबर है, वो मोलर मैस के बराबर है। मोलर मैस क्या होता है, 1 मोल का मैस। आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, कैपिटल M आ जाएगा। अब हमारे पास अगर आप यहाँ से C² बार के एक्सप्रेशन को अलग करें तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 आपके पास इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m इधर जाके डिवाइड, तो ये आपके पास बन जाएगा 3PV/m। अब आपने क्या करना है, आपने इसके दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे, ये आपका स्क्वायर जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। और बल्कि इससे पहले एक और स्टेप भी है कि आपने क्या करना है, मैं यहाँ लिखती हूँ, आपने अपनी इस इक्वेशन को वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देना है, ऊपर भी और नीचे डिनोमिनेटर में भी। जब आप डिवाइड करेंगे आपका जो ये वाले वॉल्यूम की टर्म है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 3P/m/v। अब आप क्या करेंगे, m/v की जगह आप क्या लिख सकते हैं, मैस पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, ये इक्वल होता है आपके पास डेंसिटी के। और डेंसिटी जो है वो आपके पास, ये आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर एक्सप्रेशन आ गया है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और डेंसिटी के दरमियान आपको क्या मिला है, रिलेशनशिप मिला है। अब आपके पास जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। जितनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा है इसका मतलब उसकी डिफ्यूजन क्या हो रही है, उतनी ही तेजी के साथ हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि स्क्वायर रूट C² यानी जो आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के आपकी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो आप अपने इस एक्सप्रेशन में इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आगे आपकी सेम यही वाली टर्म आ जाएगी, 3P/d आ जाएगी। अब आपके पास चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पे हमने इस लॉ को स्टडी किया था, तो आप ये कह सकते हैं कि चूंकि हमारे पास ये पूरी टर्म 3P क्या है, कांस्टेंट है, तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, 1/√स्क्वायर रूट डेंसिटी के। ठीक है, और यही आपने वहां पढ़ा था ग्राहम्स लॉ में कि आपके पास जो किसी भी गैस का रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन है वो दी गई गैस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के साथ इनवर्सली रिलेट करता है। तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ से ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को भी प्रूव कर लिया। तो ये आपने देखा कि हमने इस लेक्चर के अंदर अपने तमाम गैस लॉज को प्रूव किया है विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स को अप्लाई करके। इसका मतलब है कि गैस लॉज जो हैं वो भी किस पर बेस कर रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी पर बेस कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।